हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एम टू एम्स नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी हमारा नवंबर या दिसंबर में आरआरबी का पेपर आने वाला है और आरआरबी में नर्सिंग रिलेटेड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आरआरबी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनल रेस्पिरेशन इज exchange of gases between the blood and the lungs, exchange of gases between blood and the cells, transportation of oxygen from lungs to tissues, combining oxygen with RBC to form oxyhemoglobin। स्टूडेंट्स अपने अपने आंसर नीचे कमेंट डाउन में कमेंट कीजिए अगर आपको आते हैं तो जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ब्लड और सेल्स के बीच में। Second question, external respiration is exchange of gases between blood and lungs, exchange of gases between blood and cells, transportation of oxygen from lungs tissues to हीमोग्लोबिन और कंबाइनिंग ऑक्सीजन विद आरबीसी टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। स्टूडेंट्स, हमने देखा था जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो होता है बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो हमारा ब्लड और लंग्स के बीच में होता है। ठीक है। Which of the following factors does not influence the exchange of gases across the respiratory membrane? The thickness of membrane, the total surface area of the membrane, the size of pores in the alveoli, or the concentration gradient for gases across the membrane। इसमें हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा फैक्टर नहीं है, नॉट नहीं है जो इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जो हमारे जो एल्वेलाई के पोर्स के जो साइज होते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस प्राइमरली बिकॉज ऑफ। एक्सरसाइज के दौरान जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है वो किस वजह से बढ़ता है? इंक्रीज ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, डिक्रीज्ड ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स, decreased blood pH levels और limb movement and input from the cerebrum। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है और हमारे जो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following volume is the base of functioning of Heimlich maneuver? स्टूडेंट्स, Heimlich maneuver का अदर नेम होता है एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो हमेशा याद रखना, जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो हमारा बेस ऑफ फंक्शनिंग होता है Heimlich maneuver पर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि रेसिडुअल वॉल्यूम होता क्या है। तो किसी भी फोर्स्ड एक्सलेशन के बाद जो बची हुई एयर होती है कहाँ पे, लंग्स में, उसको कहते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसका नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, 1200 ml। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीटर नीड्स टू बी मॉनिटर्ड इन अ क्लाइंट रिसीविंग मॉर्फिन इंजेक्शन। मॉर्फिन इंजेक्शन जब हम देते हैं, देने से पहले हम कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो हमें क्लाइंट में मॉनिटर करना ज़रूरी है? तो हमेशा याद रखना, जब हम मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन देते हैं तो जो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। ठीक है, और वो हमारे रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज कर देता है। तो हमेशा मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन देने से पहले, देने के दौरान हम हमेशा पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करेंगे। ठीक है। The last physiologic function that the client lost during the induction of anesthesia is। ऐसा कौन सा फिजियोलॉजिक फंक्शन है जब एनेस्थीसिया देने के बाद हमारा सबसे लास्ट में जो लूज होता है? एनेस्थीसिया देने के बाद हमारा रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है वो सबसे लास्ट में लूज होता है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब भी कोई पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया लगेगा, आप उसकी फाइल में पढ़ोगे कि
पेशेंट गिवन जनरल एनेस्थीसिया, तो हमेशा याद रखना उस पेशेंट को इंट्यूबेट किया गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया होता है वो हमारे जो बॉडी की मसल्स है उसको रिलैक्स कर देता है। तो तो इसलिए जो भी पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया से गुजरा होगा उसको इंट्यूबेट किया होगा। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया इज, इसमें हमसे पूछा गया है जो हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया इज डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स, इसका हमारा अर्ली साइन क्या है। स्टूडेंट देखिए इसमें ए में दे रखा है साइनोसिस, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ए में देखते हैं साइनोसिस तो साइनोसिस को टिक कर देते हैं, पर हमें इसमें पूछा गया है अर्ली साइन क्या है, तो इसमें हमारा अर्ली साइन है रेस्टलेसनेस, ठीक है, हमारे इसका आंसर जाएगा बी। जब भी पेशेंट हाइपोक्सिक कंडीशन में होता है तो उसको रेस्टलेसनेस फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। Next question. A client comes to the clinic with a bleeding nose. Which of the following instruction to the client is most appropriate? Sit up with your head tilted forward. Grasp your soft part of your nose firmly between your thumb and forefingers. Lay down and tilt your head backward. Grasp the end of the nose between your fingers. Sit up and lean backward. Put pressure on side of your nose with your hand. Lay down and tilt your head to one side and put pressure on the side of your nose with your hand. इसमें हमसे पूछा गया अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ब्लीडिंग नोज से, ब्लीडिंग नोज हम किसे कहते हैं, एपिस्टैक्सिस को, तो ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन है जो हम क्लाइंट को देंगे। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है ब्लीडिंग नोज एपिस्टैक्सिस से, हम पेशेंट को बोलेंगे कि हमेशा सीधा बैठो और अपना जो सर है उसको थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट करके रखो और अपने थंब और फोर फिंगर से उसको प्रेस करके रखो नोज को, ठीक है। इसको हम एक फोटो से समझेंगे। ये देखो, कभी भी हम पेशेंट को ये नहीं बोलेंगे कि अपना जो सर है वो पीछे की तरफ करके रखो, उससे क्या होगा, पेशेंट को जो ब्लीडिंग होगी उससे वो एस्पिरेट करने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। हमेशा हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपना जो सर है उसको आगे करके रखो और अपने थंब और फोर फिंगर से नोज को प्रेस करके रखो, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन्फेक्शन इन मेल इज, जो मम्स इन्फेक्शन होता है उसका मेल में क्या कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली देखा जाता है। तो अगर जो मम्स इन्फेक्शन होता है स्पेशली याद रखना मेल्स में, तो हमेशा ऑर्काइटिस देखा जाता है। व्हाट इज़ ऑर्काइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल्स, ठीक है। और अगर इसी में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन फीमेल, ठीक है, तो इसका हमारा आंसर जाता ऊफराइटिस। What is ऊफराइटिस? ऊफराइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लू ब्लोटर इज ऑल्सो नोन एज, ब्लू ब्लोटर को किस नाम से जाना जाता है, COPD, ARDS, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखना हमारे एक रेस्पिरेटरी की कंडीशन होती है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है ये इसमें रखना हमेशा हमारा इसमें देखा जाता है बैरल चेस्ट, ठीक है, बैरल चेस्ट इसमें देखा जाता है। और हमेशा जो भी हमारे पास जो पेशेंट होता है COPD का, इसको हम ऑक्सीजन देते हैं लो फ्लो में, लो फ्लो रेट ऑक्सीजन इसमें चलता है 2 to 3 लीटर्स ऑक्सीजन, ठीक है, 2 to 3 लीटर्स ऑक्सीजन हम COPD क्लाइंट्स को देते हैं। हमारे COPD में 2 कंडीशंस आती है, एक होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है एम्फाइसीमा, ठीक है। कौन कौन सी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस है इसको बोला जाता है ब्लू ब्लोटर के नाम से, और जो एम्फाइसीमा है इसको बोला जाता है
पिंक पफर के नाम से, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू ब्लोटर के नाम से, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, पिंक पफर को किस नाम से जाना जाता है? COPD, ARDS, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस या फिर एम्फाइसीमा? अपने अपने आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए स्टूडेंट्स। तो पिंक पफर को जाना जाता है एम्फाइसीमा के नाम से, ठीक है स्टूडेंट्स। एक आपके पास एक ऐसी इमेज दे दी जाएगी या फिर आपसे पूछा जा सकता है, जो हमारे जो TT ट्यूब है, जो TT ट्यूब हम पेशेंट्स में डालते हैं, तो वो कौन सी ट्रेकियल रिंग में हम डालते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मेरे को फोटो को थोड़ा जूम करता हूँ, हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है वो हमेशा सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग में डाली जाती है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग में जो TT ट्यूब है वो हम उसको डालते हैं ट्रेकियोस्टमी के दौरान। सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग को हम यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एलिवेटिंग एंजाइम फॉलोइंग MIS। तो स्टूडेंट्स अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट एलिवेटिंग एंजाइम MI, व्हाट इज MI? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो फर्स्ट एलिवेटिंग एंजाइम कौन सा है हमारा? CPKMB, ट्रोपोनिन I, मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन T। तो अगर हमसे क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाए तो फर्स्ट एलिवेटिंग एंजाइम क्या है, तो इसका आंसर जाएगा हमारा मायोग्लोबिन। स्टूडेंट्स हमसे इसी में ही पूछा जाता है व्हाट इज मोस्ट सेंसिटिव एंजाइम ऑफ MI, तो हमारा इसका आंसर जाता है ट्रोपोनिन I, ठीक है। ट्रोपोनिन I हमारा मोस्ट सेंसिटिव है और हमारा फर्स्ट एलिवेटिंग एंजाइम है मायोग्लोबिन, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज एस्बेटोसिस, सिलिकोसिस, बाइसिनोसिस या फिर एंथ्राकोसिस? मंडे फीवर को किस नाम से जाना जाता है? हमेशा देखना स्टूडेंट, जो मंडे फीवर है उसको बाइसिनोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाइसिनोसिस को हम बोलते हैं मंडे फीवर। और इसका दूसरा नाम आपसे पूछेंगे व्हाट इज ब्राउन लंग डिजीज, या फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज वर्कर लंग डिजीज। तो इन सब का आंसर आपका जाएगा बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस क्या होता है? आपके कॉटन डस्ट, जो आपका जो कॉटन डस्ट की वजह से जो डिजीज कॉज होती है उसको हम कहते हैं बाइसिनोसिस, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि एंथ्राकोसिस क्या होता है? तो एंथ्राकोसिस उन पर्सन्स को ज़्यादा होता है जो कि कोल माइन वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। जो कि कहाँ काम करते हैं? कोल माइन वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए एक इमेज है, ये जो हमारे जो टाइप ऑफ डस्ट और उसके थ्रू होने वाली जो डिजीजेज है उसके लिए ये, ठीक है। तो उसमें हमारे दो आते हैं, इसमें हमारा एक आता है ऑर्गेनिक डस्ट और आता है हमारा एक इनऑर्गेनिक डस्ट। ऑर्गेनिक डस्ट में जो कॉटन डस्ट मैंने आपको बताया, इससे कॉज होता है बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस को और क्या कहते हैं? ब्राउन लंग डिजीज, वर्कर लंग डिजीज और मंडे फीवर, ठीक है। एक आपसे पूछा जा सकता है व्हाट शुगर केन डस्ट से कौन सी डिजीज कॉज होती है, तो उसका हमारा आंसर जाएगा बैगोसिस, ठीक है। बैगोसिस जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट है ये ग्रे डस्ट और हे डस्ट, इससे हमारा कॉज हो सकता है फार्मर लंग, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो फार्मर लंग है वो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ठीक है। फार्मर लंग का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है थर्मोफिलिस एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। फार्मर लंग का आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ फार्मर लंग और हे डस्ट और ग्रीन डस्ट, तो हमारा इसका आंसर जाएगा थर्मोफिलस एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टोबैको, जो हमारा कॉज करता है टोबैकोसिस। फिर हमारा इन्फेस्टेड वीट जो कॉज करता है वीट वीविल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने इनऑर्गेनिक डस्ट में। फर्स्ट हमारा सिलिका जो कॉज करेगा सिलिकोसिस, फिर हमारा एस्बेटोस जो कॉज करेगा एस्बेटोसिस,
फिर है आयरन जो कॉज करेगा सिडोसिस, और है लास्ट कोल्डस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका जो कॉज करेगा एंथ्राकोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास यहीं तक थी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टॉपिक चाहिए या फिर कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए। थैंक यू।